हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और आज चूंकि मंडे है, अविनाश काकड़े जी का दिन है, उनसे हम बात करते हैं देश में होने वाली बड़ी घटनाओं, बड़ी खबरों पर। अभी एक इंटरनेशनल खबर भी है, लेकिन उसमें नेशनल एंगल है। वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप को जो रैली में हमला हुआ है, उस पर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी का और अमित मालवीय का भी ट्वीट है कुछ और दूसरे इश्यूज पर, उस पर हम बात करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने राहुल गांधी को फोन किया है। देखिए, राहुल गांधी को फोन में क्या बातें हुई हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अमेरिका जो है वो अब ये महसूस करने लगा है कि अब मोदी जी के दिन मुकम्मल हो रहे हैं। अब राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की सरकार आने के इम्कान है। आमतौर पर जो अमेरिका की सरकार है वो हर उभरती हुई ताकत को पहले ही टैप कर लेती है और अपने साथ जोड़ लेती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ऐसा जरूर रहा होगा, इशारे जरूर रहे होंगे। इसके अलावा अंबानी जी के बेटे की शादी और उससे जुड़े हुए कई विवाद हैं जिस पर हम बात करेंगे। और 25 जून को संविधान दिवस मनाया जाने वाला है और देश में गरीब लोगों की और मध्यम वर्ग की आमदनी बहुत कम हुई है। ये बात हम आपसे पहले कई बार बता चुके हैं कि महंगाई और बेरोजगारी, इससे सबसे ज्यादा जो असर है वो मध्यम वर्ग पर और गरीब लोगों पर है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप, एक तो ये कि अजीब हमला था कि कान पे खून सा आया, और क्या इस पर हम बाद में बात करेंगे कि क्या इसके कोई सियासी मकसद से कुछ कराया गया होगा, लेकिन मोदी जी ने क्या कुछ कहा, इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, उन पे नमस्कार। आप जहाँ भी हो मगर मुलाकात लेना नहीं छोड़ते, आपके दर्शकों के पास हमें पहुँचा देते हो, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का भी शुक्रिया। अ, इसको देखिए, ये मुद्दे के बारे में और ये हमले के बारे में ज़रा सोचना चाहिए। हमारे देश में भी जो बोलते हैं कि भावनाओं की राजनीति होती है, तो मुझे ये लगा कि सबके पाँव माटी के ही है। हम्म, अमेरिका में भी ये न्यूज़ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होने के कारण उनका मत प्रतिशत बढ़ सकता है, उनके प्रति सहानुभूति बढ़ सकती है। इस हाँ, सहानुभूति बढ़ाते-बढ़ाते हम कहाँ पहुँच गए, इसका ताज़ा उदाहरण है हमारा देश, अभी जहाँ हम हैं। कभी जी जी। हिंदुओं के प्रति सहानुभूति, कभी मुसलमानों के प्रति सहानुभूति, कभी जातियों के प्रति सहानुभूति, कभी नेता के प्रति सहानुभूति, ये करते-करते हम गर्त में जा रहे हैं, क्योंकि अस्थि कलशों पर सहानुभूति रखोगे, तो मंगल कलश नहीं आएगा। अस्थि कलश ही होगा और देश का अस्थि कलश बनाने पर नेता उतावले हो गए। अब आप देखिए कि जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हम्म, खरोच वाली फायरिंग पर चिंतित मोदी जी हिंसा की राजनीति और लोकतंत्र में इसकी जगह न होने पर जो बात करते हैं और उनकी रिकवरी पर कामना करते हैं। हम्म, भैया मोदी जी, मुझे नहीं पता कि जो गोलीबारी हुई है उसमें मरने वाले जो 2 इंसान थे, एक तो इनके यात्रा में शामिल आदमी था, पेनिनसुला में जो यात्रा हुई थी वहाँ शामिल, और एक जिसने मारा वो 20 साल का लड़का है। उसका हम्म, नाम है थॉमस मैथ्यू टू, हम्म, और ये थॉमस मैथ्यू चंदादाता भी है ट्रम्प का। हम्म, उसको जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरे सामने सवाल है सर, कि उसको जी जिंदा जी क्यों जी। नहीं पकड़ा गया? वो बहुत हम्म, दूर था जहाँ से उसने 4-5 फायरिंग की है, जो कान को छू के निकल गई, वो हम्म, फायरिंग करने वाला इनके पार्टी का मेंबर है। हम्म, मगर क्या वो घोषित करने में कि कौन था, ये घोषित करने में बहुत समय लगा दिया। हम्म, अमेरिकन एजेंसी ने मारने के बाद भी समय लगाया। क्या उसको मुसलमान ढूँढ रहे थे? हम्म, उसमें मुसलमान ढूँढ रहे थे? अश्वेत ढूँढ रहे थे? क्या ढूँढ हम्म, रहे थे? जी जी ये जो जी। ये जो राजनीति है ना, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला कि दक्षिण पंथियों को वामपंथी निशाना बना रहे। अब ये कब से डोनाल्ड ट्रंप का जो सपोर्टर है, ये थॉमस कुक्स, ये कब हम्म, से वामपंथी हो गया? कब हम्म, से ये हमारे देश में जो इसका एंगल दौड़ाया जा रहा है। मोदी जी को पूछिए कि मोदी जी को मणिपुर दिखाई नहीं देता है, मगर अमेरिका वाला मणिपुर दिखाई देता है। हम्म,
अंबानी वाला मणिपुर दिखाई देता, क्योंकि मनी चाहिए मोदी जी को, मोदी जी को और आरएसएस को मनी चाहिए, मनी। हाँ, वो मनी पैसा चाहिए, पैसा। है। जी 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 जी। अच्छा, मोदी जी ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं हमदर्दी में, क्या कुछ कहा है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए हमारे दर्शक। Deeply concerned by the attack on my friend, former President Donald Trump strongly condemned and incident violence has no place in the politics and democracy. With him, speedy recovery. जी Our जी। thoughts and prayers are with the family of the decades is injured and the American people. जो अमेरिकन पीपल इंजर्ड हुए और वो जो मारे गए उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। मुझे हाँ। क्यों नहीं लगता है कि मिलिट्री मैन की जो पत्नी को नंगा घुमाया था मणिपुर में, उस वक्त इसका कोई करिए भी नहीं आया, ट्वीट भी नहीं आया, कभी विजिट भी नहीं किया, कभी उनकी तरफ झांक के भी नहीं देखा, वह अंबानी की शादी में पहुंच गए। जी वहाँ जी मणिपुर जी। अब वो अभी पिछले दिनों राहुल गांधी मणिपुर गए थे और उन्होंने काफी लोगों से मुलाकात की और फिर एक बार दोहराया कि अगर मोदी जी यहाँ आ जाते तो ज्यादा अच्छा था, अपील करते शांति की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, एक इसके बात और अलावा। बताता हूँ मैं आपको, ये देखो ये जो बढ़ता है ना, ये समाज में तेजाबीकरण, जो हेट बढ़ता है, इसमें हमारे 2023 के एक सर्वे हिंदू वॉच का, उसमें 623 हेट स्पीच जो है वो हमारे गिनती हुई है। ऐसे हजारों होंगे मगर जिनका नोटेड हुआ है 623 हेट स्पीच, उसमें यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 43% है। बीजेपी के नेताओं ने 15% ने ये हेट स्पीच दिया और हिंदुत्ववादियों ने बाकी बचे हुए हेट स्पीच दिए। अब बताइए कि 18 राज्यों में हेट स्पीच के कारण, धार्मिक कारण, जातीय दंगे और ये जो तुष्टीकरण, लव जिहाद, मंगलसूत्र और होम मिनिस्ट्री कहती है कि लव जिहाद कोई बात नहीं है, मगर हेट स्पीच में ये लगातार बोला जा रहा है और ध्रुवीकरण करवाया जा रहा है। ये दूसरे को गाली देते कि तुष्टीकरण की बात करते हो आप, मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हो, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके राम मंदिर को ताला लगा देंगे, बाबरी घोषित कर देंगे, और ये करके ये जो डोनाल्ड ट्रंप और इनकी दोस्ती है ये समझ में आती है दोनों के दोनों। आप देखिए फ्रांस ने हरा दिया दक्षिण इनको, ये कट्टरवादियों को, लंदन में हरा दिया कट्टरवादियों को, अब वहां अमेरिका में ना हार जाए, इसलिए ये सब लोग इस तरीके से पीठ पड़े हैं। आप ये देखिए कि लंदन ने एक राह दिखाई है, क्यों उन्होंने इतने साल बाहर देशों जगहों दुनिया पर राज तो किया, ये कट्टर सोच में आगे है। तो दुनिया भर में कट्टरपंथी जो है वो एक के साथ एक जुड़े हैं, लेकिन कहीं कहीं हालात जरा बदल भी रहे हैं दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से भारत में मोदी जी की सरकार कमजोर बनी है इस बार, इससे शायद कुछ इशारे मिल रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो राहुल गांधी का ट्वीट है वो क्या कुछ है, उसके बारे में बताइए। देखो राहुल गांधी का ट्वीट राहुल गांधी को एक ऊंचाई पर ले जाता है। गांधी परिवार क्या है, गांधी क्या सोच सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी उनको मारने वाली जो थी शक्तियां, जिन्होंने उनके ऊपर 34 से आक्रमण किया था, उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, उनके भी बारे में देशद्रोही नहीं बोला। उनको भी उन्होंने बाहरी ताकत और इस तरीके से जो राष्ट्रद्रोही वगैरह वगैरह संज्ञा नहीं लिया। अगर और महात्मा गांधी एक भी अभी बोल देते कि ये राष्ट्रद्रोही संगठन है, ये देशद्रोही लोग हैं, तो क्या ये संभल सकते थे, देश में रह सकते थे? मगर उन्होंने नहीं किया। राहुल गांधी पर उनका घर खाली होने पर जिस तरीके से भौंक रही थी, नहीं शब्द इस्तेमाल करना चाहिए मगर उसको मैं बोल रही थी, बोल ही नहीं सकता, जिस तरीके से वो बोल रही थी स्मृति ईरानी जी, उसके अगेंस्ट में इन्होंने ये बोला कि हमें क्या करना चाहिए, जीतना और हारना, मैं मोहब्बत की दुकान है वो, जीतना और हारना जिंदगी में चलता है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अपमानजनक भाषा या माखौल ना उड़ाए। यहाँ स्मृति ईरानी हो या अन्य कोई भी, किसी का मजाक और अपमान करना यह दुर्बलता की निशानी है, मजबूत इंसान की नहीं है। इस एक ट्वीट से एक हाइट पर चले गए राहुल गांधी, एक हाइट पर चले गए कि हमारे देश में राहुल गांधी
राहुल गांधी सियासत को गंदा नहीं देखना चाहते और उन्होंने अपने कांग्रेस के लोगों को, इंडिया अलायंस के लोगों को भी ये समझाया है कि दूसरे लोग अगर अपनी जबान खराब कर रहे हैं तो आप लोग कम से कम ऐसा ना करें। ये बहरहाल उन्होंने समझाने की बात की है। अच्छा, एक अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, ये अंबानी नहीं नहीं नहीं, के साथ क्या कुछ उसके ऊपर क्या क्या कुछ हो रहा है ऊपर में क्या? उसके हाँ, ऊपर में एक नफरती चिंटू है, बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रोल, सबसे बड़ा नेता अमित मालवीय कहता है, जिसकी संस्कार, संस्कृति और सभ्यता ये तीनों उसके नफरत के दुकान से दिखाई देती है। वो कहता है कि राहुल गांधी ने अपने लोगों को स्मृति ईरानी पर जानबूझकर छोड़ा और मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि कोई उनका माखौल न उड़ाए या अपमान न करे। यह सब लोमड़ी छोड़ने से बदल नहीं सकता। उसने तुमको हम्म, अमेठी में हराया था। हम्म, ये जो सोच है ना, हम्म, ये सोच दिखाती है कि जी, आरएसएस कितनी गंदे तरीके से सोच सकती है। या कभी नहीं, ये वो मुसलमानों ने उस वक्त 200 साल पहले, 300 साल पहले क्या किया था वही बताते रहेंगे। ये आगे चलने का और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को घर बैठाना चाहिए और भगा देना चाहिए। ये इस देश में रहने के काबिल नहीं है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही ऐसे लोग होना चाहिए। इस देश में ऐसे नफरती लोग नहीं होना चाहिए जो ऊंचाई पर भी नफरत ही देखते हैं। जैसे ऊपर जाके जो चील होती है वो भी मांस का टुकड़ा देखती है। वो जब भी देखेगी ये मांस का टुकड़ा देखेगी, देखिए नफरत देखिए नहीं देखिए देखेगी। अविनाश जी, अभी अभी कुछ महीने पहले तक आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को विदेशी कह करके देश छोड़ करके चले जाएं, इस तरह की बातें करते थे। क्या आप इतना देश का माहौल बदला हुआ महसूस कर रहे हैं कि अब आप नफरती चिंटू जिन्हें आप कह रहे हैं, आरएसएस के, बीजेपी के लोग, खासतौर पर जो नफरत की सियासत करते हैं, अब आप उनके बारे में कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान चले जाएं, मुल्क छोड़ करके बिल्कुल, चले जाएं? ये क्या उसी आपको देश में लगता है? जगह है। सर ये गांधी हाँ, बौद्ध का देश है, नफरतियों का इस देश में कोई काम नहीं। ये हाँ, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन लेकिन साहब वो तो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा हक है इस मुल्क पर, और मुसलमान तो अपना मुल्क ले चुके, अब तो इन्हें जाना ही चाहिए, इनका यहाँ क्या रह गया? वो तो सीधा सीधा बिल्कुल, ये कहते रहे। मुसलमान अपना अपना हक मुल्क ले चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। आप भी नेपाल चले जाइए, ये देश आपका नहीं है, गांधी बुद्ध और गांधी का देश है। ये इस देश में नफरत ही नहीं रह सकते। ये बार-बार हम्म, सिद्ध किया है इस देश ने। बार-बार ये समझाया है इस देश ने कि ये नफरतियों का देश नहीं है। ये समभाव वाले, सहिष्णु और सबको एक्सेप्ट करने वाले लोगों का देश है। सबको समझने वाले और समझ देने वालों का देश है। यहाँ मुसलमान भी आते हैं तो हिंदू जैसे हो जाते हैं, जातियों में बढ़ जाते हैं। ईसाई भी जातियों में बढ़ जाते हैं। ये यहाँ की अच्छाई और बुराइयों को मिक्स करके जीने का देश है। ये जीने वालों का देश है, जीने देने वालों का देश है। जियो और जीने दो वाला मंत्र देने वाला देश है। मारो और मरने दो वाला मंत्र देने वाला ये देश नहीं है। तो जिनको मारो और मरो वाला संदेश देना है वो अफगानिस्तान में जाके वहां हिंदुत्व स्थापित करे, बिल्कुल स्थापित करे। मुसलमानों ने वहां जबरदस्ती किया था। अब तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो कि तुम आक्रमण करो अफगानिस्तान पर और वहां के सारे मुसलमानों को हिंदू बनाओ। यहाँ हमको हिंदू बनाने की जरूरत नहीं है। तुम पाकिस्तान वालों को हिंदू बना के दिखा दो, तुम बांग्लादेश वालों को हिंदू बना के दिखा दो। वो लठ लेके वहां जाओ और उस लठ से वहां परिवर्तन कितना होता है हम देखेंगे। यानी यानी आप एक खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आप यहाँ कम से कम देश के हालात खराब मत करो, नफरत मत बढ़ाओ, यहाँ नफरत वालों की जगह नहीं है। अच्छा, अच्छा, सियासत के साथ साथ में जो जो पूंजीपति हैं, उनका जो घोलमाल जो चल रहा है पूरे मुल्क में, जिस तरह से हमने पिछले 10 सालों में देखा है, अब ये एक घर की शादी, और वो शादी इतना बड़ा इवेंट हो गई, शायद बरसों चलेगा। क्या जिस तरह से एक जमाने में एशियाड 82 हमारे यहाँ खेल हुए थे, या G7, या उस तरह की जो G20 वाली एक सम्मेलन हुआ था, तकरीबन एक शादी इस तरह से डिस्कस की जा रही है कि आखिर कब तक, क्या कुछ है इसमें? सर ये शादी के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। हम्म। तो राज पहले बताओ या शादी बताओ? नहीं आप नहीं, बताओ शादी उनका तो। शादी शादी तो थोड़ी सी बता दीजिए, लेकिन उसके साथ ये बताइए कि इसके पीछे सियासत क्या कुछ हो रही है, क्या कुछ खेल क्या है उससे पीछे, इस शादी को इतना बड़ा इवेंट क्यों बनाया गया? शादियां तो हर फैमिली में होती हैं।
देखो उस शादी में सलमान खान से लेके पतंजलि तक सब नाचे। मोदी नाचे हाँ। होंगे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां अंदर कैमरा तो नहीं जा सकते थे और बिना परमिट के। तो कौन कौन नाचा, ये दुनिया के देश के सारे सेलिब्रिटी वहां नाचे, एक्सेप्ट गांधी परिवार। वो नहीं नाचा हम्म। वहां। हाँ। केजरीवाल फिलहाल जेल में है, इसलिए वो भी नाचने का कोई सवाल नहीं आता है। मगर जो समाजवादी कहते हैं वो भी जाके वहां नाचे। ये किस मुंह से अडानी और अंबानी का विरोध करेंगे? मुझे नहीं हम्म। समझ में आता। मैंने अपने इसमें ट्वीट में भी में लिखा है कि हाँ। एक्सेप्ट गांधी छोड़ के बाकी कोई बीजेपी को हराने के लिए कमर कोस के तैयार नहीं है। ये सब के हम्म। सब अगर वहां जाके सरेंडर होते, क्या जरूरत थी लालू जी को वहां जाने की? अखिलेश जी को वहां जाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? मुझे नहीं समझ में आया हम्म। सर कि तुम जिसका ये विरोध ये करते हो। ये बहुत ही अहम बात आप कह रहे हैं कि संसद में राहुल गांधी जी के साथ अडानी, खास तौर पर उनके खिलाफ अडानी अंबानी, ये तो कुछ कुछ नाम हैं जो सिंबॉलिक इस्तेमाल होते हैं, लेकिन तकरीबन दर्जन भर जितने भी लोग हैं ये जो देश को लूट के खा रहे हैं, उनके यहाँ शादियों में पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स का जाना, तो क्या ये इशारा नहीं देता कि अगर सरकार बदल भी जाए तो सरकार इन पूंजीपतियों की जेब में ही रहेगी? सर एक बात बता देता हूँ मैं, कि हाँ। भक्तों के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि ट्रक भर भर के, बोरे भर भर के ब्लैक नोट पहुंचाने वाले मुकेश अंबानी के घर में मोदी क्या कर रहे हैं? उन्होंने भाषण में बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि टेम्पो भर भर के और बोरे भर भर के ब्लैक मनी, मतलब मुकेश अंबानी के पास हाँ। ब्लैक मनी है, अडानी के पास ब्लैक मनी है, मोदी जी ने पब्लिक के तौर पर बोला था। और वो ब्लैक हाँ। मनी वाला जब गांधी परिवार को इनविटेशन देते जाता है, वो 7 जन कल्याण मार्ग पर नहीं गया, लोग कल्याणकारी मार्ग पर नहीं गया, वो स्पेशली हम्म। इनविटेशन देने के लिए वो पीएम के ऑफिस में भी नहीं गया, किसी मंत्री के यहाँ नहीं गया, मगर स्पेशली वो गांधी परिवार के घर में गया और उसने इनविटेशन देने के लिए 1 घंटा वेट किया, समोसा खाने के लिए हमको समझा रहा था। जो मीडिया हम्म। समझा रहा था कि समोसा खाने के लिए इतना समय लगा। तो जो उद्योगपति वहां जाके स्पेशल ये देता है, ये अब समझ में आया कि वो चाहते थे कि गांधी परिवार में भी उसकी लूट में शामिल हो जाए। जो नेक्सस बना हुआ है, हम्म। कॉर्पोरेट का और राजनीति का नेक्सस बना हुआ है, वो नेक्सस पूरा का पूरा एक जगह लाके और वो लूट को आगे बढ़ाना चाहते थे। और ये इसमें चक्रव्यूह में आम आदमी पार्टी और गांधी परिवार छोड़ के कोई, मैंने ये दोनों को छोड़ के सब फंस गए उसमें। इन्होंने उस चक्रव्यूह में फंसने से मना कर दिया, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि कॉर्पोरेट का धन बढ़ रहा है, आम आदमी का घट रहा है। कॉर्पोरेट और सत्ता का नेक्सस बढ़ने से कॉर्पोरेट का मुनाफा भी बढ़ रहा है। भारत की जगह कॉर्पोरेट का अच्छा। बजट अच्छा। विश्व में तीसरे अच्छा। नंबर पर अ- आने अ- वाला है। अच्छा, अविनाश जी, मैं जरा बीच में उसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, फिर एक कोई सवाल करूंगा। मैं दोनों चीजों को मिला करके शायद लोगों को समझना भी आसान हो जाएगा। राहुल गांधी को कमला हैरिस का क्या फोन आया, क्या कुछ बात हुई है, क्या है इतना? नहीं, बात तो बाहर नहीं आई, मगर हाँ। डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मोदी खड़े हैं, तो कमला हैरिस को लगा हाँ। कि अब भारतीयों का वोट चाहिए, तो भारतीय का वोट उस तरफ दौड़ रहा है, उस तरफ जा रहा है जिस हम्म। तरफ बुद्ध और गांधी गए थे, उस तरफ जा रहा है भारतीयों का, इंडियन जो अमेरिकन भारतीयों का वोट है। तो उसको प्रभाव राहुल हम्म। गांधी का ज्यादा है। ये जब समझ में आया, तो हैरिस ने, देखो हर दुनिया में हर व्यक्ति राजनीति करता है, राजनीति करनी भी चाहिए, मगर जिसको हाँ। फोन करना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार कर रहे थे, इधर मोदी उधर डोनाल्ड आने वाला है। मगर जब उनका देखा तो कमला हैरिस को लगा कि बाइडेन के जगह अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे राहुल गांधी का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का सपोर्ट मिलेगा तो मेजॉरिटी इंडियन का सपोर्ट मुझे मिलेगा। अमेरिकन में भी वो उतर रहा है धीरे धीरे, जो इनका चमत्कार, तथाकथित महामानव, जो गर्भ से नहीं हम्म। चमत्कार से पैदा हुए ऐसे महामानवों का जो प्रभाव था वो उतर रहा है। ये कमला हैरिस को समझ में आ गया, इसने राहुल जी को फोन किया, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के मित्र को फोन नहीं किया। तो ये अच्छा अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दोनों चीजों को मिला करके समझना चाहूंगा, वो ये कि क्या भारत के पूंजीपतियों ने और विदेशों से अमेरिका की सरकार की वाइस प्रेसिडेंट ने अब राहुल गांधी को, या ये कहिए कि मोदी जी के जाने
और नई सरकार के आने का इशारा यानी समझ लिया है या इशारा भी दे रहे हैं, क्या कुछ है? चूंकि ये पूंजीपतियों की सपोर्ट जिस पार्टी के साथ होती है उसके पास पैसा हो जाता है, इलेक्शन लड़ना आसान हो जाता है, और जिनके साथ अमेरिका साथ में हो जाता है तो वो भी अपने तरीके से सपोर्ट करते हैं। क्या आपको लगता है कि तब्दीली इतनी नजदीक आ रही है? सर, इन्होंने जो बजट तैयार किया है, 26 लिस्टेड कंपनी जो है हमारी लिस्टेड, जिसको हम गोल्डन डायमंड कंपनियां बोलते हैं, वो लिस्टेड कंपनियां बेचने के कगार पर इन्होंने बिल्कुल उसकी तैयारी कर ली है। उसमें वो राहुल गांधी का साथ चाहते थे। ये इन्होंने जो भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर लाने की बात की है, वो नहीं, हमारे 22 उद्योगपतियों की व्यवस्था तीसरे नंबर पर आने वाली है। अगर ये पूरा हो गया, राहुल गांधी अगर उस शादी में चले जाते हैं तो किस मुंह से वो बात करते हैं? तो पीएसयू बिक गए हैं। अब जल जंगल जमीन और जानवर, हाथी को हाथी देने वाला बजट आने वाला था, आने वाला है, इसका विरोध राहुल गांधी कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र को कॉर्पोरेट के हवाले करने वाला रिफॉर्म के नाम से खेती जमीन कॉर्पोरेट को देकर बीज खाद सीधे अमेरिका से लाकर हजारों एकड़ के फार्म बनाना इस बजट का हिस्सा हो सकता है। कॉर्पोरेट की वाला बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, जिसका उपयोग कॉर्पोरेट को हो सकता है। जैसे बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, और वो सब बेच दिया अपने दोस्तों को। वहीं बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के जियो को देने वाला ये बजट है। आईओसी, पावर पोर्ट्स जैसी कंपनियां, पोर्ट्स वाली जो कंपनियां हैं, ऐसे इसमें 2023-24 में देखो बेचने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो इसका लाख जो 23 में बजट था, 2023 में 5 लाख करोड़ से बढ़ गया था। 48% इन्होंने बढ़ोतरी घोषित की, और ये रिजर्व बैंक ने की थी और किसी ने नहीं। और ये एसबीआई, एनजीओ, एलआईसी जैसे 12 बैंक, जिसमें भी 4.5 गुना डिविडेंड उन्होंने डिवाइड किया है, बांटा है इस वक्त। तो 2021 में डिविडेंड था 21,818 करोड़ था, वो 2024 में बढ़कर 1,40,000 करोड़ बढ़ गया, जो 4.5% गुना है। पीएसयू 2023 में 404 बिलियन मार्केट में ये करता था, बिलियन का मार्केट उनके पकड़ में था, जो 2024 में 8,400 बिलियन, मतलब दुगना हो गया है, लगभग दुगना। डिविडेंड के भी मुनाफा जो था 55% बढ़ा है। इधर इनकी झोली भरती जा रही है, और देश का जो मध्यम नहीं सर, गलत समझ रहे हो, ये डिविडेंड जो बढ़ाया इन्होंने, 55% मुनाफा बढ़ाया, जो 99,913 करोड़ से 1,54,000 करोड़ हो गया। ये बढ़ाने का उद्देश्य ये था, आरबीआई ने एक रिपोर्ट ये निकाली है कि अब इसको बेचने का वक्त आ गया। आप समझ लो, ये सब किया जा रहा है। ये तकरीबन उस तरह का खेल है जैसे वो हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट आई थी, और जिसमें शेयर की कीमतें आपस में खुद ही अपनी कंपनियों के साथ बेच दी, खरीद दी, और फिर एक पूरे देश का जो है वो लाखों करोड़ का नुकसान हो गया। तकरीबन उसी किस्म का कोई नया खेल हो रहा है। नया खेल हो गया। इन्होंने साल भरे में जो 55% बढ़ा दिया, तो अब उनको बताने के लिए आसान हो गया है कि ये जो सारी कंपनियां हैं वो अब इस वक्त हाई पीरियड पर है, इसको बेचा जा सकता है। और आरबीआई कहती है कि इस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र आगे बढ़ेगा, सरकारी कर्ज भी चुका देंगे, महंगाई पर रोक लगेगी, और कुछ नए रिसोर्स भी पैदा करेंगे। क्या आरबीआई को ये मानती नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके हम उन उद्योगपतियों को बेचते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण हो गया है, सरकारी कर्जे हमारे नीति से बढ़े हैं, जो हम 54 लाख करोड़ से थे 2,14,000 करोड़ 10 साल में हमने कर लिया है। प्रधानमंत्री के भाषण से इसकी शुरुआत हुई थी। ये बराबर पैरवी करते सर, सारी की सारी ये पैरवी करते। मैं अब तकरीबन आखिरी सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि मोदी जी की कमजोर सरकार होने के बावजूद मोदी जी अपने उसी एजेंडे पर चल रहे हैं जिसमें वो देश के सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे करके और अपनी पार्टी के फंड्स, अपने ऐश आराम, अपने लोगों को मजबूत करना, अभी उसी पर चल रहे हैं? अभी कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही आपको? मैं मुख्तसर ब्रीफ मालूम करना चाहता हूँ। 5,000 करोड़ की शादी होने में 15,000 करोड़ जिस कंपनियों को कमाने के लिए परमिट कर देते मोदी जी, जिसको देश को
इस पे डाल पे, यानी दांव पे लगा के, देश की जनता और देश को दांव पे लगा के 6.5 अरब डॉलर का, यानी अंबानी के लड़के की शादी के लिए 1500 करोड़ हिंदुस्तान की जनता की जेब से चले गए, आप ये कह रहे हैं? 15,000 करोड़ जाएंगे एक साल में। 15,000 करोड़ एक बेटे की शादी कराने में देश की जनता की जेब से जाएंगे। ये बहुत बड़ी और दूसरी बड़ी बात, खबर है। 6.5 लाख अरब हाँ, डॉलर ये ऑयल कॉरपोरेशन से उनको मुनाफा हुआ है अंबानी को, और वो हमारे देश को दांव पे लगा के पुतिन को फायदा पहुंचाने के लिए और अंबानी फायदा पहुंचाने के लिए देश को दांव पे लगा दिया मोदी जी ने। देश दांव पर लगा था। अंबानी तेल खरीद रहे थे और इनको बेच रहे थे, और किनको बेच रहे थे? जिनको लेने से पाबंदी अमेरिका ने लगाया था। ये तो ठीक है कि अमेरिका को डर लगा हिंदुस्तान का भी, इतनी बड़ी जनसंख्या का, कि उन्होंने हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाया। अदरवाइज पाबंदी लगती तो हम झेलते, 140 करोड़ लोग झेलते पाबंदी को, और मुनाफा सारा अंबानी खा जाता। छोटा मुनाफा है सर ये। 2.7 अरब डॉलर बढ़ गई है हमारी इंपोर्ट कास्ट। इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है रशिया से लाए हुए तेल के कारण। 2.7 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है। देश कहां से कहां पहुंच गया, देश गर्त में पहुंच गया पूरा का पूरा। और ये यानी इसको इस शादी को 15,000 करोड़ तक ही लिमिटेड नहीं समझा जा सकता। इसकी सीमाएं डॉलर्स में और मिलियंस और बिलियंस में हैं। जो देश की जनता उस फैमिली की शादी, उस फैमिली को आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ। ये जो है ना इनके भक्त लोग जो बोलते हैं कि हमारा पैसा किसानों को क्यों देते, गरीबों को क्यों देते, गरीब माताओं बहनों को क्यों देते, इनको बताना चाहता हूँ कि 1% लोग, इस देश का जो इनकम है उसमें 1% लोगों का इनकम जो है वो 53 लाख हर साल है। 10% लोगों का 13,05,000 है। 40% लोगों का 1,65,000 है, और 50% लोगों का 71,000 रुपए जो कमाते हैं वो इस देश का 64% टैक्स देते, 64%। यानी जिनकी आमदनी कम वो ही देश के टैक्स के जरिए देश को सपोर्ट करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए ये मैथमेटिक्स समझना बहुत जरूरी है, और किस तरह से बड़े लोग ज्यादा से ज्यादा बड़े होते चले जाते हैं, तिजोरियां भरती चली जाती हैं, और जो सियासी लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपने दोस्तों को कितना फायदा पहुंचाते हैं, और एक आम आदमी है जो मुसलसल उसकी थाली से 2 रोटी से एक से आधी होती जा रही है। और हम लंका की ईंटें गिन रहे थे, हम लंका की ईंटें गिन रहे थे कि वहां कौन आके नाचा, कैसे क्या कर रहे थे, ये हम वो देख रहे थे। जी 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 जी। और हमारी जेब कहाँ कहाँ कट गई और कैसे कैसे काट ली गई उसको महसूस भी नहीं करने देते। वो फिर मंदिर और हमारे महिलाओं का मंगलसूत्र बिकवाया, इन्होंने हमारे महिलाओं का सिंदूर बिकवाया, इन्होंने हमारे घर बार गिरवाए, और इसके पैसे से अंबानी की शादी हुई, और उस अंबानी की शादी में मोदी नाचने गए थे। ये है देश का अर्थशास्त्र। ये है अर्थशास्त्र देश का। ये बहरहाल समझना बहुत जरूरी है, और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि मोदी जी कमजोर सरकार के बावजूद अपने एजेंडे पर मजबूती से चल रहे हैं, जिसमें अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना, अपनी पार्टी को फिर से मजबूत खड़ा करने की कोशिश, ये सब उनमें शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अविनाश काकड़े जी, एक बात आखिरी जी जी बताइए। हाँ, तो अमित शाह जी गए थे इंदौर में, उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम लगाया, एक पेड़ माँ के नाम। लाखों पेड़ लगाएंगे, मगर दिल्ली के हजारों पेड़ काट दिए। वो हंसदेव जंगल के लाखों पेड़ काट दिए, अंडमान के 10 लाख पेड़ काटने वाले, ये क्या बाप के नाम से काटा क्या? ये असल में लाखों पेड़ बाप के नाम से काटेंगे। देखिए अमित शाह जी का मामला तो बिल्कुल अलग है। जो आदमी खुल करके कैमरे के सामने कह दे कि वो 15 लाख रुपए तो इलेक्शन की लफाजी थी, वो जुमला था, तो वो किसी भी बात पर ये कह सकते हैं कि ये तो सब कैमरे के सामने का योजना है। एक पेड़ माँ के नाम, ये मोदी की योजना है, अमित शाह की नहीं। अमित शाह तो घोषित की है खाली, ये योजना मोदी की, उन्होंने बताया था मोदी की योजना है। और अयोध्या के लाभार्थी जो है उसकी तो बड़ी लिस्ट है मेरे पास में, अब समय नहीं है आपके पास, तो पूरी अयोध्या के लाभार्थी कौन कौन है।
जी जी, अगले हफ्ते आपसे और बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और बताएं कि आपको अविनाश काकड़े जी की जो बातें हैं उसमें कितना क्या कुछ आपको लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।